हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। तो चलिए, जैसे कि हम यानी कि उष्मा अभी चैप्टर मेरा यानी कि चल रहा है। तो यानी कि उष्मा चैप्टर जो हीट में है, मैं क्या है रनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में चल रहा है चैप्टर का। तो उष्मा में हम पिछले क्लास में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे और जैसे आज भी लेकर आए हैं वही चैप्टर से। तो चलिए, आज का पहला चीज क्या है। तो पहला है पारा। पारा जो है यानी कि -39 डिग्री पर यानी कि क्या है, पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यानी कि वो जो ठोस में बनता है, पारा कब बनता है तो -39 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि पारा को जमाने के लिए हमको -39 डिग्री टेम्परेचर करना होगा, तब जाके आपका क्या होगा, पारा जमेगा। तो वही है, पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अतः इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। फिर है अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ध्यान देना, पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और अल्कोहल जो है ये है -115 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा ठंड। यानी कि -115 डिग्री सेल्सियस सोच सकते हैं कि बहुत ज्यादा है, ये भी काफी बहुत ज्यादा -39, लेकिन आप सोच सकते हैं -115 डिग्री सेल्सियस पर जाके अल्कोहल जमता है। तो ध्यान देना, क्या है, पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर और अल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पर ये जमता है। फिर है द्रव तापमापी। तो द्रव तापमापी क्या है, तो पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि -30 डिग्री सेल्सियस से करते करते फिर प्लस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद फिर +1 करते करते यानी कि 350 डिग्री सेल्सियस तक ये यानी कि ताप मापने के लिए, टेम्परेचर मापने का उपयोग किया जाता है। ध्यान देना, कौन सा, तो द्रव तापमापी। द्रव तापमापी को -30 डिग्री सेल्सियस से 350 यानी कि 350 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापने के लिए हम किस तापमापी का उपयोग करते हैं, तो द्रव तापमापी का। फिर है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। ये जो है इसके द्वारा यानी कि इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। ये सिर्फ था द्रव तापमापी जो था -30 डिग्री से ही माप सकता था, 350 डिग्री तक ही। लेकिन ये जो है ये है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि -200 डिग्री सेल्सियस से ये +1200 डिग्री सेल्सियस तक की ताप को माप सकता है। फिर किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है। यानी कि किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं, मान लेते किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि होती है। यानी कि किसी वस्तु को जब हम गर्म करेंगे उसके लंबाई के साथ साथ क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी वृद्धि होती है। आयतन में भी क्या होता है, यानी कि बढ़ोतरी होती है। ध्यान देना, जब भी किसी वस्तु यानी कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी वस्तु का मतलब कोई भी वस्तु को हो सकता है, यानी कि कोई भी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है एवं आयतन भी वृद्धि होती है। फिर है जल का असामान्य प्रसार। ध्यान देना है, जल का असामान्य प्रसार। यानी कि प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं। क्या है, प्रायः सभी द्रव, सिर्फ क्या है, द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। ध्यान में क्या बोल रहा, प्रायः सभी द्रव, यानी कि प्रायः सभी जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, गर्म किए जाने पर क्या होता है, आयतन में बढ़ता है। लेकिन कुछ कंडीशन है, कौन सा, क्रॉस पॉइंट कौन सा है, तो ये है परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में क्या होता है, घटता है। कंडीशन यहाँ मिला, ध्यान देना है, यहाँ क्या होता है, घटता है। तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ता है, यानी कि बढ़ना शुरू कर देता है। यानी कि प्रायः सभी द्रव क्या है, गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ता है, परंतु 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गर्म करने पर आयतन में क्या होती है, घटता है। फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद हम जहां ऊपर टेम्परेचर कर देते हैं तो आयतन में फिर क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। अब फिर लिखा हुआ 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है।
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 डिग्री सेल्सियस कितना है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। यानी कि जल का डेंसिटी जो होता है सबसे मैक्सिमम, यानी कि कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। फिर है ठोस में। ठोस में उष्मा का संचलन चालन विधि द्वारा होता है। क्या है, ठोस में उष्मा का संचलन किस विधि द्वारा होता है, तो चालन विधि। ध्यान देना है, ठोस में उष्मा का संचलन जो होता है चालन विधि द्वारा होता है। ध्यान देना है, ठोस में उष्मा का संचलन जो होता है चालन विधि द्वारा होता है, और गैस एवं द्रवों में उष्मा का जो संचलन होता है संवहन विधि द्वारा होता है। ठोस में चालन विधि और गैस एवं द्रव, यानी कि गैस है और द्रव दोनों में क्या होता है, संचलन जो होता है उष्मा का वो संवहन विधि द्वारा होता है। ध्यान देना है, गैस और द्रव में दोनों में एक ही विधि कौन सा, तो संवहन, और ठोस में चालन विधि। फिर है वायुमंडल जो है संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। वायुमंडल जो गर्म होती है कौन सा विधि के कारण, तो संवहन विधि के कारण। यानी कि कह सकते हैं गैस, द्रव और वायुमंडल किस विधि के कारण जो होता है, यानी कि गैस और द्रव संवहन विधि के कारण ही उष्मा का संचलन होता है, और वायुमंडल भी जो गर्म होता है इसी विधि के कारण ही वायुमंडल भी हमारा गर्म होता है। और ठोस में चालन विधि, ध्यान देना है, ठोस में उष्मा का संचलन चालन विधि द्वारा। फिर चलते हैं गलनांक। गलनांक क्या है, गलनांक है निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। यानी कि निश्चित ताप पर, यानी कि एक निश्चित यानी कि फिक्स्ड टेम्परेचर पर किसी ठोस को जब हम लिक्विड में बदलते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। फिर है हमारा हिमांक। हिमांक जो है निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना समीकरण कहलाता है। क्या है हिमांक, हिमांक क्या है, निश्चित ताप पर फिर नेक्स्ट टेम्परेचर पर, यानी कि फिक्स्ड टेम्परेचर पर क्या है, द्रव का ठोस में बदलना। पहला कंडीशन क्या है गलनांक में, कोई फिक्स टेम्परेचर यानी कि निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना, यानी कि ठोस को हम लिक्विड में बदलते हैं तो गलन कहलाता है। और हिमांक जो है निश्चित ताप पर वही फिक्स टेम्परेचर पर द्रव को ठोस में बना देते हैं, समीकरण यानी कि कहते हैं। फिर है बर्फ का गलनांक जो होता है दाब बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। बर्फ का जब हम गलनांक बढ़ाते, बर्फ का जो गलनांक होता है प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। यानी कि जब भी हम कोई बर्फ का यानी कि जब भी हम बर्फ का दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि बर्फ का जो गलनांक होता है प्रेशर बढ़ाने पर घटता है। ध्यान देना, उल्टा हो जाता है, प्रेशर बढ़ाएंगे बर्फ का तो गलनांक घटता है। तथा जो पदार्थ ठोस द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। क्या है, बर्फ का गलनांक जो होता है दाब बढ़ाने पर घटता है, तथा जो पदार्थ ठोस द्रव में, जो पदार्थ ठोस द्रव में बदलने पर, जिस ठोस को द्रव में बदलने पर फैलता है उनका गलनांक प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान देना, उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर है गुप्त उष्मा। पहले ध्यान देना, उष्मा का बताए थे ऐसा ही मात्रक, तो उष्मा का ऐसा ही मात्रक बताए थे कि जूल होता है। लेकिन क्या है गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो गुप्त उष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति केजी। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे या फिर जूल प्रति केजी। गुप्त उष्मा का ध्यान देना है, कभी कभी पूछ सकता है गुप्त उष्मा का ऐसा ही मात्रक, तो गुप्त उष्मा का जो ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति केजी होता है। यानी कि ध्यान देना, उष्मा का सिर्फ जूल होता है, कंफ्यूजन नहीं करना, उष्मा सिर्फ जूल और गुप्त उष्मा का जूल प्रति केजी होता है, ऐसा ही मात्रक। फिर आपेक्षिक, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता, कौन सा, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि हाइग्रोमीटर मापने के लिए, हाइग्रोमीटर को किस चीज को, यानी कि हाइग्रोमीटर यंत्र किस चीज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आपेक्षिक आर्द्रता। क्या है, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। फिर नियत जल वाष्प पर, नियत जल वाष्प पर ताप बढ़ाने पर आपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है।
ध्यान देना, नियत जलवाष्प पर क्या है, नियत जलवाष्प पर टेम्परेचर बढ़ाने पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, घट जाती है। अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, तो घट जाती है। अशुद्धि मिलाने पर क्या है, अशुद्धि मिलाने पर ध्यान देना, अशुद्धि मिलाने से, जैसे एग्जाम्पल के साथ साथ अशुद्धि मिलाने से, जैसे कौन सा है, बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक क्या होता, घटता है इसमें भी। यानी कि कोई भी अशुद्धि मिलाने पर, एग्जाम्पल ले लीजिए साथ ही साथ, जैसे कौन सा, तो बर्फ में नमक मिलाने पर, यानी जब हम बर्फ में नमक मिलाते हैं तो गलनांक क्या होता है, घट जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे भी हम जितना इंपॉर्टेंट लिखा है, सारा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। और एक एक चीज हम छांट कर ले आए हैं, यानी कि ला रहे हैं आप लोग के लिए सारा चीज, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देख रहे हैं कि एग्जाम में, यानी कि सेट में भी ये सब क्वेश्चन लड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ा, सारा क्वेश्चन लड़ रहा है। और एक एक चीज हम, यानी कि एक एक चैप्टर, साथ ही साथ चैप्टर के साथ साथ एक एक पॉइंट आप लोग के लिए हम लेकर लाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कहाँ फिजिक्स नहीं बनता है और कहाँ बनता है। तो ध्यान देना, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का हम बात एक भी वीडियो में अभी तक हम नहीं किए हैं। सिर्फ हम ऐसा मात्रा वगैरह सारा चीज बता दिए। और एक चीज हम जो शुरू में बात बताते थे, कौन सा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला, वो भी चीज अभी तक हम नहीं बताए, ध्यान देना। तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला भी बताएंगे, और न्यूमेरिकल का भी अलग से लेकर हम चलेंगे, जो न्यूमेरिकल अभी तक भी हम चर्चा नहीं किए हैं। तो ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल का हम अलग से लाएंगे उसके लिए, जो कि अभी तक हम एक भी बार चर्चा नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन आता है, ये सबसे आपका लड़ेगा, फिक्स है। तो ध्यान देना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में फिर।